हेलो दोस्तों, तो आज हम चल रहे हैं नए अपने टॉपिक की ओर। नया चैप्टर नाम है मोशन इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। इसके पहले हम देख रहे थे कि मोशन इन 1 डायमेंशन, स्ट्रेट लाइन में अगर मोशन जो हो रहा है उसको 1 डायमेंशन मोशन कहते हैं। तो हमने देखा स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या क्या होते हैं। वहाँ पे हमने वेक्टर का यूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि 1 डायमेंशन मोशन था। तो अगर मुझे डायरेक्शन दिखाना होगा तो एक ही डायरेक्शन होगा, एक आगे या पीछे। आगे के लिए पॉजिटिव, पीछे के लिए नेगेटिव साइन का यूज़ करेंगे हम। तो हमने देखा उसके अंदर की पोजीशन कैसे दिखाते हैं, हाँ, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो भी पैरामीटर्स थे पढ़े हम लोग, समझे सब कुछ क्या होता है 1 डायमेंशन में। उसके बाद हमने देखा कि इक्वेशन क्या होते हैं, लॉ ऑफ इक्वेशन, इतना समझे। फिर उसके बाद हम ग्राफ को पढ़े। ग्राफ को देखेंगे नहीं, अच्छा मैंने तब समझाया ग्राफ को कि ग्राफ होता क्या है, ग्राफ कैसे बनाया जाता है, फिर कैसे डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ बनता है। पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ जो बनता है, रेस्ट, फिर मोशन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी कैसे होती है, वेरिएबल वेलोसिटी में एक्सेलरेशन कैसे नापते हैं, है कि नहीं। या आपने देखा इसके बाद हम लोग देखे थे कि वेलोसिटी और टाइम के पीछे ग्राफ, उसके बाद एक्सेलरेशन और टाइम के पीछे ग्राफ देखे थे। सब कुछ हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि अब ये हम 1 डायमेंशन की बात करते हैं। अब हम जा रहे हैं 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में। अभी जो हमारा मोशन होगा कोई एक 1 डायमेंशन में सीमित नहीं होगा, वो 2D भी हो सकता है और 3D भी हो सकता है। 2D डायमेंशन की बात करें, जैसे हम कोई बॉल फेंकते हैं तो बॉल एक क्या आता है, एक 2 डायमेंशन में मूव करता है। जो मोशन होता है उसका एक ऊपर की ओर जाता है और नीचे की ओर आता है और साइड में चलता है कि नहीं। तो ये होता है 2 डायमेंशन मोशन। अब कोई भी आप एनिमल ले लीजिए, बर्ड्स ले लीजिए, खुद को भी ले लीजिए, तो हम जो मोशन करते हैं वो 3 डायमेंशन मोशन होता है कि नहीं। तो हम देखते हैं, तो हमारा जो न्यू चैप्टर है, क्या नाम उसका, थोड़ा टेढ़ा हो गया, मोशन इन 2D एंड 3D। तो 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन मोशन की बात करेंगे। हमने जैसे ही पढ़ा है 1 डायमेंशन मोशन, सब कुछ वही है, बस यहाँ पे जो हमारा एक्स वेक्टर था, जो पहले हम एक्स यूज़ करते, अभी हो जाएगा रिप्लेस किससे, आर वेक्टर से। अब यहाँ हम वेक्टर का यूज़ करेंगे, क्योंकि वेक्टर का यूज़ करने की जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि उसमें हमें बहुत मेनली डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम 1 डायमेंशन की बात करेंगे तो देखो ये 1 डायमेंशन हो गया। 2 डायमेंशन में देखो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, 2 डायमेंशन। तो ये बोर्ड जो हमारा प्लेन है इसको बोलेंगे 2 डायमेंशन। तो जो 2 डायमेंशन होता है ये प्लेन भी बोलते हैं, प्लेन। अब 3 डायमेंशन में क्या जाएगा कि हम एक्स एक्सिस में भी है, वाई एक्सिस में भी है और जेड एक्सिस में भी है। समझ लो, इसका ये मतलब समझ सकते हैं कि आप जब 1 डायमेंशन मोशन कर रहे हैं तो आप जब मूव करेंगे तो आप आगे पीछे ही बस मूव कर सकते हैं। 2 डायमेंशन मोशन में आप आगे पीछे भी जा सकते हैं, ऊपर नीचे भी जा सकते हैं, मतलब दाएं बाएं भी जा सकते हैं, ऊपर नीचे नहीं, दाएं बाएं भी जा सकते हैं। और 3 डायमेंशन मोशन में आप आगे पीछे भी जा सकते हैं, दाएं बाएं भी जा सकते हैं और ऊपर नीचे भी जा सकते हैं, है कि नहीं। तो एक चॉइस, दो चॉइस है, 3 चॉइस, तो ये 3 डायमेंशन मोशन हो गया। लास्ट में हम अपने इस चैप्टर के अंत के टाइम में देखेंगे कि प्लेन मोशन, हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे। क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में आप जैसे देखते होंगे कि कोई हम लोग बॉल फेंके या कोई स्टोन फेंके हैं किधर, अर्थ के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर, तो क्या कुछ एक टाइप का मोशन करता है, किस तरह मूव करता है, उस मोशन की स्टडी को क्या करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। कि वो कितना दूर जाएगा, कितना समय लगेगा उसको टॉप मोस्ट पढ़ने के लिए, हाइट, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, सभी कॉन्सेप्ट्स में आज इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो जैसे हमने 1 डायमेंशन में पढ़ा था, सब कुछ पैरामीटर्स में भी पढ़ने हैं। अब इसमें भी क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, कौन पैरामीटर, डिस्प्लेसमेंट। पहले तो बात है पोजीशन की, पोजीशन, इसमें आर वेक्टर्स दिखाएंगे। पोजीशन के बाद हम समझेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा आर से दिखाते हैं, डेल्टा आर वेक्टर, जो कि क्या होता है, R2 - R1 वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट के बाद हम देखते हैं जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक टर्म आता है जिसको कहते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी को v से दिखाते हैं। फिर इसके बाद वेक्टर, फिर इसके बाद एक्सेलरेशन आएगा, इसको ए वेक्टर से दिखाएंगे। अब देखते हैं कि मोशन इन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में ये सब टर्म्स होते क्या हैं, क्या बताते हैं, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ सम्स को भी करते हुए चलेंगे ताकि कन्फ्यूज़न को और हम दूर कर सकें। सब होने के बाद हम चलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में। अभी तो हम लोग सीख रहे हैं ना कि 1 डायमेंशन सीख लिए, अब 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है इस साइड मूव कर रहा है, हाँ, तो इसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, जो भी इसका एक्सप्रेशन, जो भी पैरामीटर्स हैं, इसका मोशन इस साइड है।
इसको कहेंगे हम वन डायमेंशनल मोशन। अगर इसको ऐसे ही एक और ऑब्जेक्ट की बात करूँ जो इंडिविजुअली बस ऊपर की ओर जा रहा है, जैसा मूव कर रहा है, इसको अगर हम अलग से पढ़ेंगे तो उसको बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन। अगर मैं इसी दोनों को जोड़ दूँ तो देखेंगे जो हमारा ऑब्जेक्ट है ऐसे भी मूव कर रहा है, ऐसे भी मूव कर रहा है, तो अब इसका जब नेट देखेंगे ना, कुछ इस टाइप का बन के आएगा आपको मोशन, कुछ इस टाइप का मोशन बन के आएगा, ठीक है नहीं। तो ये हो जाता है टू डायमेंशनल मोशन, क्योंकि देखिए इसमें तो बस एक ही डायरेक्शन ऊपर नीचे जा पाएगा, इसमें साइड एक ही साइड, मतलब एक ही डायरेक्शन मूव कर रहा है। तो ये वन डायमेंशन जब दोनों एक साथ आ जाएंगे, ये इस साइड भी मूव करे, थोड़ा उस साइड भी मूव करे, जब दोनों का एडिशन होगा तो ये टू डायमेंशन हो जाएगा। अब देखेंगे ये ऊपर भी जा रहा है, साइड में भी जा रहा है, मतलब ऊपर नीचे जा सकता है, साइड में भी जा सकता है, तो ये टू डायमेंशन हो जाता है। फिर अगर ये आगे पीछे भी जाएगा तो थ्री डायमेंशन। तो वो टू डायमेंशन में लास्ट में पढ़ना है प्रोजेक्टाइल मोशन, उसमें बहुत सारे टर्म्स पढ़ने, क्योंकि उसके टर्म्स के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हर लेवल के एग्जाम में आते हैं, क्योंकि इस टॉपिक में मेन वही कॉन्सेप्ट है, क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके पढ़ने के बाद देखिए ये सब हो गया हमारे पास। ये पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन या मोशन इन टू डायमेंशन, मोशन इन प्लेन बोल देते हैं, और प्लेन मीन्स टू डायमेंशन, इसी में होता है हमारा क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। फिर इसमें बहुत सारे टर्म्स रहेंगे जिसको हमको पढ़ना है। प्रोजेक्टाइल मोशन होने के बाद हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म सर्कुलेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलेशन, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये सब पढ़ने के बाद हम देखेंगे रिलेटिव मोशन, देखेंगे रिलेटिव मोशन। तब इसमें आया कि जब टू फ्रेम्स होंगे, टू फ्रेम है, उनके रिस्पेक्ट में हमें बात करनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए एक फ्रेम रुका है, दूसरे फ्रेम से हम कोई मेजरमेंट ले रहे हैं, तो जो पहला वाला फ्रेम था उसमें कैसा मेजरमेंट आएगा, किसको बोलेंगे हम इनिशियल, किसको बोलेंगे नॉन इनिशियल फ्रेम, किसका यूज़ करके हम बता सकते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 35 किलोमीटर पर आवर, उसके पीछे मैं मूव कर रहा हूँ 10 किलोमीटर पर आवर अपने साइकिल से। तो मेरे हिसाब से वो जो कार मूव कर रही है, अगर मैं अपने आपको रेफरेंस लूँ तो देखेंगे जो बीच में वेलोसिटी आती है तो आएगी कितना डिफरेंस, 25 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे लगेगा कि जो गाड़ी मूव कर रही है 25 किलोमीटर पर आवर मूव कर रही है, बट जो रेस्ट होगा उसके लिए क्या होगा, वो उसके लिए वो मूव करेगा 35 किलोमीटर आवर, ज़मीन के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे होगा। तो फिर देखेंगे कि हमारे बीच में कितना है, तो देखेंगे धीरे धीरे कि रिलेटिव मोशन कैसे होगा। ये सब टॉपिक्स इस चैप्टर हम कवर करेंगे। तो पहले हम देखते हैं पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किसके फॉर्म में, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन के फॉर्म में। थ्री डायमेंशन लेके चलते हैं, 2D तो उसमें ही हो जाएगा, एक कम कर देंगे। तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहली बात है पोजीशन। हमने वन डायमेंशन मोशन पढ़ लिया, समझ लिया है, तो अब ये बहुत आसान पड़ेगा, बहुत ही आसान, कुछ है नहीं। तो जानते हैं कि हम जब इसके पहले वन डायमेंशन की बात कर रहे थे तो हम बस इसको लेकर चल रहे थे रेफरेंस। अब जब 2D या 3D की बात करेंगे, हाँ, यहाँ पर क्या था एक्स, यहाँ पे हम किसी भी डिस्प्लेसमेंट को पोजीशन जो देते थे इधर, उसके पोजीशन को हम लेकर चल रहे थे एक्स वेक्टर बोले या एक्स बोलो, क्योंकि एक ही डायरेक्शन था। लेकिन जब हम 3D की बात करेंगे उसमें पोजीशन क्या होता है, अब बताए पोजीशन कभी भी हम किसी भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से नापते हैं। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको भी कंसीडर कर सकते हैं, हाँ, कुछ तरीके होते हैं, हम उसको पढ़ेंगे फोर्स के चैप्टर में कि किसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले सकते हैं अच्छे से। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझने के बाद हम उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के किधर एक ओरिजिन मान लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा डिस्प्लेसमेंट किधर है, तो हो जाता है हमारा पोजीशन उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से। तो जब हम वन डायमेंशन में था तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये था, मान लीजिए यहाँ पे थे हम लोग। अब हम जब थ्री डायमेंशन में आएंगे तो कुछ पहले थ्री डायमेंशन का एक्सिस आना पड़ेगा। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। इसके अपोजिट जाएंगे तो माइनस एक्स एक्सिस, माइनस वाई, तो सब गंदा दिखेगा इसलिए दिखा नहीं रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा ओरिजिन, हमारा ओरिजिन है। अब जानते हैं कि जब हम तीन डायमेंशन की बात करते हैं तो हम किसी भी कोऑर्डिनेट को कैसे दिखाएंगे। कोऑर्डिनेट को दिखाने का तरीका क्या होता है, स्मॉल ब्रैकेट रहता है और जो पहला कोऑर्डिनेट दिखाता है एक्स, फिर दूसरा वाई, फिर जेड। टू डायमेंशन के लिए, ये थ्री डायमेंशन के लिए हो गया। 2D के लिए क्या होता है, एक एक्स दूसरा वाई, है कि नहीं। तो देखते हैं, तो यहाँ हमारा ओरिजिन हो गया। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे इस पोजीशन पे, यहाँ पे हैं, कोई पॉइंट ए है, तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से जो पोजीशन होगा, अगर मैं इसको जोड़ दूँ
ओरिजिन से, तो ये होगा कि मैं इस पोजीशन इतनी दूरी पे हूँ, इतने पोजीशन पे हूँ। तो इसको हम लेते हैं क्या, आर, और ये वेक्टर। वेक्टर क्यों, क्योंकि हम यहाँ बात करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की। पोजीशन किसी एक डायरेक्शन में होगा ना, ठीक है नहीं। जैसे मैं किसी, मान लेते हैं एक पेड़ है, उससे मैं 1 किलोमीटर दूरी पे हूँ, तो आप 1 किलोमीटर इनफाइनाइट डायरेक्शन में ले सकते हैं। जैसे एक पेड़ हो गया हमारा, 1 किलोमीटर यहाँ जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि मैं ईस्ट डायरेक्शन में हूँ। ईस्ट में बताएंगे तो आपको एकदम फिर क्या जाएगा, आपका पोजीशन फिक्स हो जाएगा। तो क्या होता है पोजीशन, लोकेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम origin of taken frame of reference। सेम वही बोलूँगा कि इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। तो ये हो गया हमारा आर वेक्टर। अब देखेंगे जो आर वेक्टर, ये जो पोजीशन हो सकता है हमारे पी का, अभी 3D की बात कर रहे हैं तो ये कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड मीन्स कि कुछ भी नंबर हो सकता है जो हमारे पास नंबर्स होते हैं, हाँ, इंटीजर्स, -2, -3, 1, 2, 3, 5, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा आर वेक्टर होगा, अगर आर वेक्टर को मैं दिखाऊं तो आप जब स्केलर वेक्टर का अगर चैप्टर नहीं पढ़े होंगे, अगर पढ़ लीजिए जाके, तो आपको मालूम पड़ेगा इसको कैसे लिखते हैं। हम लोग लिखते हैं एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। अब यहाँ आई जे के कैप होता है, आई जे के कैप क्या होता है, ये होते हैं आर यूनिट वेक्टर along x, y and z axis respectively। तो जो आई जे कैप है ये डायरेक्शन होता है कि हम अगर x डायरेक्शन में जा रहे हैं तो देखिए इसका जो यूनिट होता है, इसकी जो मैग्नीट्यूड होता है बस 1 यूनिट होता है। इसका मेन काम होता है डायरेक्शन दिखाना बस। तो ये होता है आई कैप x की डायरेक्शन में, हाँ, और इसका जे कैप और यहाँ पे के डायरेक्शन में के कैप, और हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्यों लेते हैं, ना कि उल्टा लेते हैं आप, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्यों लेते हैं। तो आई जे कैप एक्स का यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई जेड। अब देखेंगे जब इसके पहले 1 डायमेंशन की बात कर रहे थे तो हम लोग जो पोजीशन दिखा रहे थे, पोजीशन वो हम लोग सीधा एक्स से दिखा रहे थे और इसे वेक्टर भी नहीं लिख देते, क्योंकि एक्स मीन्स कि हमको बस इस जो हमारा जो ओरिजिन है उससे नापना था कितना दूरी पे एक्स, क्योंकि इसमें एक ही डायरेक्शन था। बट यहाँ पे 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक्स वाई जेड हैं। इसको बोलते हैं राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली। अब जहाँ पे एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड क्या है, आर इंटीजर ले सकते हैं या कोई भी रियल नंबर, कोई भी आर रियल नंबर, समझिए कि नहीं। आर वेक्टर पोजीशन का काम ये कर रहे हैं। अब कोई पूछ ले कि जो हमारा वेक्टर है इसमें जो स्केलर कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो देखेंगे जो एक्स वाई जेड है इसी को हम बोलेंगे क्या, स्केलर कंपोनेंट। ये क्या हमारे स्केलर कंपोनेंट। कोई मतलब जनरली पूछ ले आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए, ये सब स्केलर कंपोनेंट है एक्स वाई जेड। अगर मैं पूछूँ इसका वेक्टर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो बस आप लीजिएंगे एक्स आई कैप, मतलब कैप के साथ आप डायरेक्शन के साथ लेके चलेंगे मैग्नीट्यूड को, वाई जे कैप एंड जेड के कैप आर वेक्टर कंपोनेंट। और कोई पूछता नहीं, लेकिन जनरली पूछ लें तो नॉलेज के लिए तो आप देख सकते हैं। क्योंकि हमारा पोजीशन दिखाने का तरीका। चलो इसको देखते हैं। मानते हमारा जो वेक्टर दिया है आर वेक्टर ऐसा कुछ दिया है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, तो बताइए कहाँ लोकेट होगा। तो अगर मैं इधर बनाने की कोशिश करूँ, अब देखिए स्केल 2 तो है नहीं कि एकदम परफेक्ट बनेगा, लेकिन आप जनरली समझ सकते हैं क्या होगा, एक्स वाई और जेड। कभी भी जब आप इसको बनाए कोऑर्डिनेट सिस्टम को, ये क्या है राइट हैंडेड, तो एक्स से जब वाई की ओर मूव करेंगे, जिसे क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं एक्स से वाई की ओर, तो हम हमेशा जेड की ओर मूव करना चाहिए। तो आप सही लिखे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको बना दूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो देखेंगे आपको क्या करना है 3 आई कैप। इसका ये मतलब है कि आप एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट मूव करेंगे,
तो 1 2 3 यहाँ पे पहला पोजीशन यहाँ फिक्स हो गया, हाँ एक्स एक्सिस पे। अब दूसरा क्या है, +2j, प्लस है ना, तो मतलब प्लस एक्सिस पे जे और किसका कैप है, इसका यूनिट वेक्टर है। तो आप वाई डायरेक्शन में 2 यूनिट जाएंगे, 1 2 यहाँ। तो देखेंगे ये दोनों काम कर रहे हैं। अगर 2D की बात होती तो यहाँ आते थे, तो ये हो गया। अब -k कैप है, k कैप किसका डायरेक्शन में है, जेड के, लेकिन माइनस जाना मीन्स अपोजिट। जब माइनस आ जाता है तो उस डायरेक्शन के अपोजिट हो जाते हैं। तो अगर इसका अपोजिट लिखे तो यहाँ आएगा, तो माइनस जेड है, तो अगर इधर है तो ये -1। तो इसको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा तो ये कुछ नीचे साइड आएगा, या नीचे साइड यहाँ, तो कुछ यहाँ आएगा, है कि नहीं। 2 डायमेंशन में यहाँ आएगा, 3D में यहाँ। तो ये पोजीशन किसका हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3 2 -1। इसी को हम ऐसे लिखते हैं। 3 क्या होता है, आई डायरेक्शन में, सेकेंड वाई कोऑर्डिनेट होता है तो जेड के डायरेक्शन में, दूसरा -k जेड के डायरेक्शन में। इतना समझ गए आप एकदम। आप देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैसे नापेंगे। डिस्प्लेसमेंट कितना आप लिखे होंगे, समझ गए होंगे। अब जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन मतलब डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, है कि नहीं, द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिफिनेशन की ज़रूरत नहीं है, इससे पहले जो पढ़े थे वही सेम डिफिनेशन है। अगर डिस्प्लेसमेंट को हम दिखाएं तो इसको दिखाने का तरीका होता है डेल्टा आर वेक्टर। किसे दिखाएंगे, डेल्टा आर वेक्टर। हम 1 डायमेंशन की जब बात करें तो इसको दिखा देते हैं डेल्टा एक्स, है कि नहीं। अब इसमें डेल्टा आर वेक्टर का जरूरत इसे लिखना पड़ेगा आपको। डेल्टा आर वेक्टर आपको इसे बताया था, डेल्टा मीन्स होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अब साथ में कौन सी क्वांटिटी है उसको ले लेना है, तो फाइनल पोजीशन मीन्स फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो मान लीजिए अगर हम अपना कोऑर्डिनेट ड्रॉ करें, जेड एक्स वाई, पहला पोजीशन में यहाँ पे था P, इसके बाद मैंने, तो इसको दिखा देते हैं, पहला पोजीशन मान लेते हैं R1 था, इसके बाद हमने मूव किया, कहीं मूव करके यहाँ चले गए, मान लेते ये Q पे आ गए, तो दूसरा पोजीशन क्या हो जाएगा, R2। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जो PQ है ये डिस्प्लेसमेंट है हमारा, क्या है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। हम लोग ने अपने इनिशियल पोजीशन से कितना मूव किया है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसमें हम लोग डेल्टा आर वेक्टर दिखाएंगे, है कि नहीं। तो देखेंगे अगर हम इसमें ट्रायंगल लॉ यूज़ करें तो देखिए पहला साइड गया है, फिर पहले के हेड से दूसरा टेल गया है, तो हमारा रिजल्टेंट है, तो क्या हो जाएगा ये, तो R2 जो होगा ये होगा R1 प्लस डेल्टा आर हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1। तो इसमें ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। आप पहले कहाँ पे थे, यहाँ थे, लास्ट में यहाँ मूव किए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल तो R2 माइनस R1 इनिशियल, तो हो जाएगा R2 वेक्टर मीन्स R2 जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट का, दूसरा R1 वेक्टर, तो डेल्टा आर हो जाएगा ये जो हमारा डेल्टा एक्स था, x2 माइनस x1, बस ये इस फॉर्म में हो जाएगा। ये 1D था, ये 3D फॉर्म हो गया। तो देखो उसी से सब चल रहा है, बस कुछ बदलने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो समझ गए होंगे। तो अभी एक सम्स करते हैं इसके ऊपर। मान लेते हैं हमारा जब कोई हमारा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट है, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। वो क्या था, इनिशियली कहाँ था, इनिशियली एट पॉइंट ए। अब ए क्या है, पॉइंट 3 2 5 टू द फाइनल पॉइंट बोले या फाइनल पोजीशन, -1 -3 फिर मान लेते हैं 5 है। तो बताइए तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, सो हाउ मच ही डिस्प्लेस, तो कितना वो डिस्प्लेसमेंट किया है आप इसको बताएंगे। तो इसको जब सम्स करना है तो हटाते हैं इसको पहले। तो पहले आप देखिए इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, पहले आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पॉइंट का यूज़ करके उसका पोजीशन वेक्टर लिखने आना चाहिए। जैसे जहाँ पे ए वेक्टर जो है हमारा क्या है, ए क्या है
2 5। और दूसरा क्या है हमारा पॉइंट बी क्या है -1 -3 और 5। तो मैं इसका अगर पोजीशन वेक्टर लिखूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, अगर मैं इसको R1 मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ R1 वेक्टर, तो ये हो जाएगा पहला x है, दूसरा y है, तीसरा z है, तो ये हो जाएगा x 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। हाँ, ऐसे ही अब क्या करूँ मैं पोजीशन ऑफ बी मान लेते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। ये बोर्ड के एग्जाम में पूछ सकता है कि अगर कोई आपको कोऑर्डिनेट दिया है तो उसका पोजीशन वेक्टर लिख के बताइए। ये हो जाएगा R2, इसी तरीके से लिखेंगे तो हो जाएगा आपको R2 हो जाएगा। अब देखिए -1 तो -1 आएगा प्लस आई कैप, बीच में प्लस आएगा। अब दूसरा क्या है y यहाँ पे -3 है तो -3 j कैप प्लस माइनस नहीं है इधर प्लस है तो 5k कैप। इसको और जगह अच्छे से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा i कैप प्लस माइनस माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। ये हो गया हमारा R1 और R2। अगर मैं इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, डिस्प्लेसमेंट जो R वेक्टर होगा ये क्या होगा P A B के बीच में डिस्टेंस जो होगा A और B के बीच में डिस्टेंस, और इसी को लिखेंगे हम लोग फाइनल R2 माइनस R1। तो R2 कितना है इधर लिख लेंगे -i माइनस 3j प्लस 5k कैप, माइनस बाहर आ जाएगा, फिर जो डालेंगे 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये -i माइनस 3j प्लस 5k कैप, ये माइनस सब में चला जाएगा तो -3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप। अब देखिए ये किसी किसी माइनस होगा, i वाला बस i से माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि हम जब बनाते हैं i और j में तो देखेंगे जो x और y एक्सिस होता है एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं। i के साथ y कुछ नहीं कर सकता, y के साथ i कुछ नहीं कर सकता। जैसे एग्जांपल के लिए अगर 3x प्लस 2y प्लस 5x है और प्लस 3y है तो आप बस इसको ही जोड़ेंगे ना, जिसका सेम जो लाइक टर्म्स होते हैं, और इसको इसके साथ जोड़ेंगे सेम वही तरीके। तो आप i को i के साथ जोड़ के देख लीजिए तो -i है -3i तो -4i, -3i माइनस 3z -2j -5j प्लस -5k तो ये इस जगह 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है। डेल्टा आर वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा -4 -5। तो हमारा आंसर क्या है इसका, डेल्टा आर वेक्टर जो डिस्प्लेसमेंट है -4i -5j। जो कि हमारा वेक्टर फॉर्म में। अगर मैं बोल दूँ बताइए इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ तो कैसे निकालेंगे आप, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा आर वेक्टर कुछ नहीं, आप पढ़े हैं जो x कंपोनेंट है उसका स्क्वायर कर लीजिए प्लस y कंपोनेंट उसका स्क्वायर प्लस z तो है नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा 416 प्लस 25। इसको जोड़ेंगे 141 और यूनिट आएगा। अब यहाँ से डायरेक्शन बता दीजिए। अब बोलेंगे कि यहाँ पे आपने माइनस प्लस क्यों नहीं आया, क्योंकि आप जब डायरेक्शन बताएंगे डायरेक्शन अपने आप कवर कर लेगा सबको, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई। तो देखिए हमने एक सम्स कर लिए। अब हमने समझ गया पोजीशन क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। हमने देखा कि किसी भी कोऑर्डिनेट वेक्टर मतलब पॉइंट को कैसे हम वेक्टर में चेंज करते हैं उसके पोजीशन वेक्टर में, ये भी देख लिए। अब चलते हैं हम वेलोसिटी की ओर, ठीक है नहीं। वेलोसिटी हमारा पैरामीटर है मोशन को स्टडी करने का। वेलोसिटी क्या होता है तो आगे के चलते हैं।